हेलो बच्चों, नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ठीक है, फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सभी दीवान जी कैसे हो भाई? सब लोगों के कैसे हालचाल है? राम राम जी। चलिए, ठीक है, सभी लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज आप ये मान के चलिए कि 8 बजे से लेके और 11 बजे तक, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने यहां पर उपस्थित हूं और मैं ही आपको जो है ना सारी चीजें, मतलब 8 से 10 बजे तक आपका ज्योग्राफी, और उसके बाद 10 से 11 तो आपको पता ही है कि मानसिक अभिरुचि की क्लास होती है, मेंटल एबिलिटी की, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहां पर उपस्थित हूं, तो सभी लोग यहां पर आ जाइएगा, ठीक है, जुड़ जाइए भैया, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए, ठीक है, सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। देखो, आप लोग बोलते हो कि सर कुछ ऐसा बताओ कि जिससे सिलेक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है, क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसी चीज हमको समझाओ। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं जो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, बहुत बड़ी भूमिका। और वो बेटा जो शब्द है ना, उस शब्द को कहते हैं हम लोग निरंतरता, कंटिन्यूटी। जब आपने अपने जीवन में कंटिन्यूटी को डाल लोगे ना, निरंतरता को, तो आप देखोगे कि चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। आप पाओगे कि जैसे जैसे आप कंटिन्यू होकर लगातार एक सतत रूप से मेहनत करते जाओगे, मंजिल आपके पास आती जाएगी, और इस चीज को आप खुद देख पाओगे। सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है, डेली अपना आप लोग एक टाइम टेबल सेट करो, और उस टाइम टेबल में जो है ना आप अपने सभी विषयों को, जो भी विषय है आपके यूपी पुलिस में, जिस विषय का जितना वेटेज है उस हिसाब से उनको सेलेक्ट करके उस पर उतना ही फोकस करो आप लोग, ठीक है। सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होंगी, बहुत फर्स्ट क्लास होंगी, ठीक है। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे से मेहनत करो बच्चों, ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, ठीक है, 6 7 8 9 घंटे, और अगले दिन पता चला कि किसी शादी में चले गए, किसी रिश्तेदारी में चले गए, पूरे दिन किताब खोल के देखी नहीं। तो ऐसे भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। चलिए, हम लोग अपने वाह्य ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे आज। वाह्य ग्रह, वाह्य ग्रह, ठीक है। अब ये जो वाह्य ग्रह का मतलब है बच्चे, ये वाह्य ग्रह क्या होते हैं? तो सर हम इनको कहेंगे, ठीक है, आउटर प्लैनेट। जो वाह्य ग्रह हैं हमारे, ये आउटर प्लैनेट्स हैं, वाह्य ग्रह। और ये जो वाह्य ग्रह होते हैं ना, पता है ये क्या होते हैं बच्चे? ये वाह्य ग्रह उनको कहा जाएगा जो बेसिकली एस्टेरॉइड्स, ठीक है, जो क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स के बाद के ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स के बाद के ग्रह, एस्टेरॉइड्स के बाद के ग्रहों को, बाद के प्लैनेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? वाह्य ग्रह कहेंगे। अब इन वाह्य ग्रहों की कुछ खासियत होती है। जैसे सबसे पहली बात तो ये गैसेस से मिलकर बने हुए होते हैं। ये जितने भी वाह्य ग्रह हैं ये सारे गैसेस से मिलकर बने हुए हैं। इस वजह से हम इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं, गैसेस प्लैनेट भी कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं भैया जी? हम इनको गैसेस प्लैनेट भी कहते हैं। हम इनको गैसेस प्लैनेट भी कहते हैं। गैसेस प्लैनेट्स भी कहते हैं। वाह्य ग्रह हम इनको कहते हैं बेसिकली, मतलब वाह्य ग्रहों को हम क्या कहते हैं? गैसेस प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं इन सभी ग्रहों के निर्माण में गैसों का प्रमुख योगदान है। इन सभी ग्रहों के फॉर्मेशन में गैसों का प्रमुख योगदान है। अब वो गैसें कौन कौन सी हैं, ठीक है ना? जिन गैसों से मिलकर ये सभी वाह्य ग्रह बने हुए हैं, तो वो गैसें बेसिकली आपकी 4 प्रमुख गैसें हैं। उनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उनमें से एक गैस है आपकी हाइड्रोजन, दूसरी है आपकी हीलियम, ठीक है, तीसरी है आपकी अमोनिया NH3, और चौथी है आपकी मीथेन। ये इन 4 प्रमुख गैसों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है जी। हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन गैसीय ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद ये आकार में बड़े होते हैं। आकार में बड़े होने के कारण हम इनको ग्रेट प्लैनेट्स भी कहते हैं। अपेक्षाकृत इनका आकार बहुत बड़ा है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ग्रेट प्लैनेट्स भी कहते हैं। और चूंकि ये सभी गैसेस से मिलकर बने हुए हैं,
ठीक है, बिल्कुल बृहस्पति की जैसे है, और बृहस्पति को हम जुपिटर कहते हैं ना, बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर। तो इस वजह से इन सभी ग्रहों को हम लोग सम्मिलित रूप से जोवियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। अब सर इनमें, ठीक है, बाह्य ग्रहों में हम किस किस को शामिल करेंगे, बाह्य ग्रहों में हमारे कौन कौन से ग्रह आएंगे जो बाह्य ग्रहों में आएंगे, जो आउटर प्लैनेट्स में आएंगे, जो बेसिकली गैसों से मिलकर बने होंगे, और जो गैसें होंगी वो कौन कौन सी होंगी, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन होगी। ठीक है, जिनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होगा, तो वो कौन कौन से होंगे, तो उनमें सबसे पहला तो आपका जुपिटर ही हो गया, बृहस्पति ही हो गया सबसे पहला भैया जी। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका क्या हुआ, जुपिटर हुआ, वेरी फर्स्ट आपका बृहस्पति हुआ सबसे पहला। बृहस्पति के बाद इसमें आपका, ठीक है, शनि हुआ, आपका सैटर्न हुआ, शनि हुआ, शनि के बाद फिर आपका अरुण हुआ, यूरेनस हुआ, अरुण, और अरुण के बाद भैया जी फिर आपका वरुण हुआ। वरुण मींस बोले तो आपका नेपच्यून हुआ, नेपच्यून हुआ। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों ग्रहों को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। अब इनमें से हम सबसे पहले एक एक ग्रह को उठा लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर आएगा, वो आएगा जुपिटर का। किसका भैया जी, बृहस्पति का। सबसे पहले हम जुपिटर को डिकोड करते हैं। जुपिटर, देखिए ये जुपिटर जो है ना भैया, ये जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो कि सौर मंडल का आकार की दृष्टि से इन साइज सबसे बड़ा ग्रह है ना। तो जुपिटर के बारे में सबसे पहली बात यह है कि भैया जी ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये गैसीय ग्रह है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। क्लियर है, तो ये 3-4 पॉइंट में लिख देता हूं। सबसे पहले बृहस्पति के बारे में, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर फोकस करेंगे। क्या भैया जी, यह है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है इन द टर्म्स ऑफ साइज ग्रह है। ठीक है, एक गैसीय ग्रह है, गैसेस प्लैनेट है, गैसीय ग्रह है, और इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में, वायुमंडल में, ठीक है, मैं अब यहां पर लिख दूंगा हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, अमोनिया, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं, मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। तो इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर एक गैसीय ग्रह है। अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक है इसके वायुमंडल में, बेसिकली इन सब के कंपैरिजन में अमोनिया की सांद्रता अधिक है। तो अमोनिया की सांद्रता अधिक होने के कारण, या अमोनिया की मात्रा अधिक होने के कारण, सांद्रता का मतलब बोलते हैं हम बेटा सैचुरेटी, तो अमोनिया की सांद्रता अधिक है, इस वजह से यह ग्रह जो है वह बेटा पीले रंग का दिखाई देता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है, तो भैया जी वो बृहस्पति पीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसके वायुमंडल में अमोनिया बहुत अधिक है, इनफैक्ट इतनी अधिक है कि अमोनिया के बादल छाए रहते हैं। क्या छाए रहते हैं? अमोनिया के बादल छाए रहते हैं, तो इस वजह से ये पीला रंग के दिखाई देता है। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, ठीक, बहुत सारे उपग्रह हैं। इसके सैटेलाइट्स में आयो आता है, यूरोपा आता है, कैलिस्टो आता है और अल्माथिया आता है। ठीक है, तो अगर हम इसके उपग्रहों की बात करें, हम इसके सैटेलाइट्स, उपग्रह का मतलब क्या है बेटा? सैटेलाइट्स। और ये सारे के सारे जो सैटेलाइट्स हैं, ये सारे के सारे सैटेलाइट्स आपके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। कैसे हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो इसके उपग्रहों में आयो, यूरोपा, ठीक है, अल्माथिया, अल्माथिया, कैलिस्टो, अल्माथिया, कैलिस्टो, ये सारे इसके सैटेलाइट्स हैं और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्माथिया, ये इसके सैटेलाइट्स हैं। लेकिन बच्चे इसका एक प्रमुख सैटेलाइट है गैनीमीड। मैं इसको प्रमुख सैटेलाइट क्यों बोल रहा हूं? मैं इसको प्रमुख सैटेलाइट क्यों बोल रहा हूं, प्रमुख उपग्रह क्यों बोल रहा हूं बेटा गैनीमीड को? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और नॉट इवन बृहस्पति, ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का, ये जुपिटर का
सबसे बड़ा उपग्रह होने के साथ साथ, सबसे बड़ा उपग्रह होने के साथ साथ, सबसे बड़ा सैटेलाइट होने के साथ साथ, साथ साथ सौर मंडल का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना है। तो ये बृहस्पति का सबसे बड़ा सैटेलाइट होने के साथ साथ ये पूरे के पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक है, इसके अलावा हम बृहस्पति को मिनी सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या है इसके पास, इसको मिनी सोलर सिस्टम बोलते हैं? तो इसको लघु सौर तंत्र भी बोलते हैं, इसको लघु सौर तंत्र भी बोलते हैं, इसको मिनी सोलर सिस्टम भी बोलते हैं, मिनी सोलर सिस्टम। ठीक है, मिनी सोलर सिस्टम। मिनी सोलर सिस्टम इसको इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि बृहस्पति के पास खुद की अपनी, ठीक है, रेडियो ऊर्जा होती है। अब क्योंकि इसके पास खुद की अपनी रेडियो ऊर्जा है तो इसलिए थोड़ा बहुत तारे का भी गुण रखता है, मतलब थोड़ा बहुत बच्चे ये खुद से भी अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत अपने से प्रकाश विसर्जित करता है, तो इसलिए हम इसको लघु सौर तंत्र, मिनी सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। ये हो गया जुपिटर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, गैसीय ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन पाए जाते हैं। अमोनिया की सांद्रता देखें इसलिए पीले रंग का दिखाई देता है। इसके सैटेलाइट्स में आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्माथिया है। प्रमुख सैटेलाइट गैनीमीड है और गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है आप सभी से? ज्योग्राफी पहली बार ऐसे पढ़ रही हूं, बहुत मजा आ रहा है, चलिए थैंक यू। हिंदी में भी लिखिए, चलिए ठीक है, हर एक चीज हिंदी में भी लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं सैटर्न पर। मेरे प्यारे बच्चों, बस हल्की सी दिक्कत इस बात की है कि कम समय मिला है, नहीं तो ज्योग्राफी तो आप ऐसी पढ़ते कि आप जीवन में कभी, ठीक है, भूलते नहीं, भूलेंगे तो आप अब भी नहीं। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, शायद इतना तो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कभी आपने इतना डिटेल और इतना, ठीक है ना, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं और कोशिश करता अगर समय मिलता। लेकिन मैंने आपसे पूछा सौरमंडल का सबसे छोटा, बिल्कुल बच्चे, ठीक है ना, जी हाँ, मार्स का डेवोस या डीमोस, कुछ भी कह दो आप, ठीक है, उसकी स्पेलिंग ऐसी है कि उसको डेवोस, डिमोस, ठीक है ना, डबोस, ठीक, कुछ भी बोल दिया जाता है। तो वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है जो मंगल ग्रह का है, जिसका नाम क्या है? डेवोस है। बहुत अच्छे। चलिए अब हम आते हैं सैटर्न पे, शनि। ठीक है ना, शनि का नाम सुन के ऐसा लगता है कि यार पता नहीं शनि, हमारे जीवन में शनि आ गया क्या? चलिए सैटर्न, देखो इसके बारे में पहले मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं, ठीक है, आफ्टर दैट फिर मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। देखो बच्चे, जो शनि है ना, ये आफ्टर जुपिटर, बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन ठीक है, इसने जुपिटर को एक मामले में पीछे छोड़ दिया कि इन डेट, ठीक है ना, वर्तमान में, ठीक है, आज तक शनि के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। अगर आप कोई पुरानी किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बृहस्पति के सबसे ज्यादा सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जब आप, ठीक है, कोई नई बुक पढ़ेंगे, कोई नया रिसर्च आप देखेंगे, कोई नया डेटा, तो आपको पता चलेगा कि इसने बृहस्पति को पीछे पछाड़ दिया और अभी जो है ना, ठीक है ना, शनि के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, उसका नाम है TITON, ठीक है, टाइटन। जो आपकी टाइटन की वॉच आती है ना, टाइटन की वॉच, वो बेसिकली वो नाम यहीं से कॉपी किया गया है, शनि के सैटेलाइट से, ठीक है, टाइटन है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता या रहस्य है शनि की, वो क्या है, ठीक है, उसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि यहां पर ये मैंने शनि बनाया, ठीक है, ये मैंने यहां पर क्या बनाया, आपको शनि बनाया, ठीक है, शनि है। तो शनि की सबसे बड़ी पता है विशेषता क्या है? शनि की सबसे बड़ी विशेषता ये है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, शनि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी मध्य रेखा के चारों ओर, ठीक है, 7 स्पष्ट वलय हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ऐसे नहीं, इसकी मध्य रेखा के चारों ओर 7 स्पष्ट वलय हैं, इस तरह से 1 2, ठीक है, ऐसे करके इसकी मध्य रेखा के चारों ओर 7 स्पष्ट वलय हैं। मैं यहां पर आपको बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा चित्र बेसिकली नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा कि मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो अच्छे से चित्र बन जाए। नहीं बन पाएगा, ठीक है, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए, ठीक है, शनि जो है बेटा, शनि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
शनि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी मध्य रेखा के चारों ओर 7 स्पष्ट वलय है, रिंग्स है, बेसिकली क्या है, रिंग्स। तो ऐसे 7 स्पष्ट रिंग्स है इसके मध्य रेखा के चारों ओर, इस तरह से एक, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये शनि है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब ये जो वलय है ना, ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि वो शनि के ही टूटे हुए खंड है। ऐसा माना जाता है कि वह शनि के ही टूटे हुए खंड है जो ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो वो शनि के टूटे हुए खंड है, परस्पर गुरुत्वाकर्षण से उसके चारों ओर बेचारे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। लगभग 29.5 वर्षों में, ये तो आपको पता होगा, 29.5 वर्षों में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में करता है। क्लियर है, पश्चिम से पूर्व दिशा में शनि। तो शनि के बारे में हर एक चीज हम लिखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा, सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है भैया जी, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का। नंबर फर्स्ट पॉइंट, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है भैया जी। किसके बाद, आपसे कोई भी पूछे किसके बाद, तो आफ्टर जुपिटर, मतलब बृहस्पति के बाद, ठीक है। लेकिन इसने बृहस्पति को पीछे पछाड़ते हुए इसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। इसके उपग्रहों की संख्या जो है वह सबसे ज्यादा है। इसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है भैया जी, इसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता या रहस्य क्या है, ठीक है, ऊपर ही कर देता हूं, बेशक वो आधा चला जाए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता अथवा रहस्य क्या है, तो सबसे बड़ी विशेषता अथवा रहस्य है इसकी मध्य रेखा के चारों 7 स्पष्ट वलय। सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है, 7 रिंग्स, जो 7 रिंग्स पाई जाती हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं वलय, जो इसी के टूटे हुए खंड हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों ओर बच्चे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब जो 7 रिंग्स इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना, जो 7 रिंग्स बेटा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं शनि के चारों ओर, तो इसलिए हम लोग जो है ना शनि को गैलेक्सी समान ग्रह भी बोलते हैं। क्या, गैलेक्सी समान ग्रह भी बोला जाता है इनको। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना इन रिंग्स पर, तो रिंग्स चमकती हैं, और जब ये रिंग्स चमकती हैं तो जैसे आकाशगंगा में तारे नहीं चमकते, तो इस वजह से बच्चे इसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी समान ग्रह कहते हैं। बाकी का ये बात सबको पता है। 29.5 वर्षों में, 29.5 ईयर्स में सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना, एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व दिशा में एक चक्कर पूरा करता है शनि, है ना। तो सारी बातें मैंने शनि के बारे में आपको लिखा ही दी, क्लियर है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन, ठीक है। ये बात और मुझे लिखा नहीं थी। इसका सबसे बड़ा उपग्रह, सैटेलाइट बोले तो बेटा उपग्रह कौन सा है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कई लोग इसको टिटॉन भी बोल देते हैं, TITON, लेकिन ये टाइटन होता है। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, आफ्टर बृहस्पति। उपग्रहों की संख्या वर्तमान में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी विशेषता 7 रिंग्स है, गैलेक्सी समान ग्रह है। 29.5 वर्षों में एक चक्कर बेटा सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में लगा लेता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगले के पास। और वो जो अगला है ना बेटा, उसका नाम पता है क्या है, वो है अरुण, ठीक है। अब ये जो अरुण है, ठीक है, अरुण के साथ बेटा यूरेनस के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बेचारे के जीवन में हल्के से कष्ट है। इस यूरेनस के पास, अरुण के पास क्या क्या कष्ट है, जरा देखते हैं इसके पास। यूरेनस, ये जो यूरेनस है ना बच्चे, ठीक है ना, ये सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है, लेकिन देखिए शुक्र की तरह है, मतलब पूर्व से पश्चिम, है ना। ये बात मैं लिख दूं, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो भैया जी इस बात को मैं इस तरह से लिखना चाहूंगा कि सूर्य की परिक्रमा शुक्र की भांति,
सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा शुक्र की भांति, शुक्र की भांति, भांति पूर्व से पश्चिम दिशा में। कैसे भैया जी? पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में 84 वर्षों में पूरी करता है। 84 वर्षों में, कितने सालों में बेटा? 84 वर्षों में पूरी करता है। वर्षों में पूरी करता है। तो सूर्य की परिक्रमा शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम 84 वर्षों में पूरी करता है बच्चे। अच्छा, लेकिन एक और बात है, जैसे शनि के चारों ओर जो है ना 7 रिंग्स हैं, ऐसे भी इसकी भी मध्य रेखा के चारों ओर 5 रिंग्स हैं। ठीक है, अरुण की मध्य रेखा के चारों ओर, अरुण के मध्य रेखा के चारों ओर, अरुण की मध्य रेखा के चारों ओर, चारों ओर, ठीक है, 5 रिंग्स पाई जाती हैं बेटा, 5 रिंग्स पाई जाती हैं, लेकिन ये ज्यादा स्पष्ट नहीं है, पाई जाती हैं। ठीक है, ये ज्यादा स्पष्ट नहीं है, मैं ये आपसे बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये ज्यादा स्पष्ट नहीं है, ये इतनी स्पष्ट नहीं है, इतनी क्लियर नहीं है जितनी की सैटर्न वाली है। तो शनि के बराबर ये क्लियर नहीं है। अच्छा, इन रिंग्स के नाम भी हैं, क्या क्या नाम है इन रिंग्स के? इनका नाम रख दिया है, ठीक है ना बेटा, वैज्ञानिकों ने अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। में चाहता तो इनके साइन भी बना देता, लेकिन आप में से हो सकता है कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का हो, वो समझते हैं कि सर हमें तो समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अल्फा का साइन कैसे बनता है? ऐसे अल्फा, ऐसे बीटा, ऐसे गामा, है ना बच्चे, ऐसे ही बनता है ना गामा। जी हाँ। डेल्टा का साइन कैसे बनता है बेटा? तो डेल्टा का साइन ऐसे बनता है, ठीक है, डेल्टा। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऐसे बनता है, इस तरह से बेटा, एप्सिलॉन ऐसे, सॉरी ऐसे बनता है, एप्सिलॉन बनता है। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो सूर्य की परिक्रमा शुक्र की भांति करता है पूरब से पश्चिम दिशा में। कैसे करता है? मेरे साथ बोलेंगे बेटा, पूरब से पश्चिम करता है। अगर आपसे वही पूछा जाए तो साहब समय कितना लगा लेता है? 84 वर्ष का समय लगा लेता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। क्लियर है? अब इसके भी मध्य रेखा के चारों ओर रिंग्स है, 5 रिंग्स है, 5 रिंग्स के नाम है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब ये सारे गैसेस प्लैनेट है, देखो ये भी गैसी प्लैनेट है। सैटर्न भी जो है ना, अगर मैं लिखूं सैटर्न भी जो है बच्चे वो क्या है? वो गैसी प्लैनेट है, गैसेस प्लैनेट है। शनि भी गैसी ग्रह है। शनि के वायुमंडल में भी हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें पाई जाएंगी शनि के वायुमंडल में भी, है ना सर। तो शनि के वायुमंडल में भी भैया हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें पाई जाएंगी। शनि के वायुमंडल में भी पाई जाएंगी, इसके भी वायुमंडल में भी यही 4 गैसें पाई जाएंगी। ये भी एक गैसीय ग्रह है, ये भी एक गैसीय ग्रह है, और इसके वायुमंडल में भी, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें पाई जाएंगी। इसके भी वायुमंडल में यही पाई जाएंगी, ठीक है, यही गैस है बच्चे। लेकिन ये सूर्य से दूर बहुत है, ठीक है, इसलिए बहुत ठंडा है, ठीक है, सूर्य से दूर है, ठंडा है। और आप इसे दूरदर्शी से देख सकते हैं, और दूरदर्शी से जब आप इसे देखेंगे तो ये हरा रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इन 2 पॉइंट्स को कि दूरदर्शी से देखने पर ये, ठीक है, हरा दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य से दूर है, सूर्य से दूर होने के कारण बहुत ठंडा है, सूर्य से दूर होने के कारण बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। दूरदर्शी से देखने पर हरा दिखाई देता है, दूरदर्शी से देखने पर ठीक है ना, हरा रंग का दिखाई देता है, हरा रंग का दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो जब हम इसे दूरदर्शी से देखेंगे तो दूरदर्शी से देखने पर बेटा ये कैसा दिखाई देगा?
हरा दिखाई देगा। अब अरुण के साथ है क्या बेटा, अरुण के साथ में एक सीन बताता हूं आपको, ऐसा है जैसे बेटा कोई भी ग्रह होता है, तो जैसे कोई भी ग्रह है तो उस ग्रह के दो एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, और एक ये क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस होगा, ये ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है जो ओरिजेंटल होता है, मेरी बात समझना बच्चे, ये एक्स अक्ष है, बोलो मेरे साथ, ये क्या है, ये सर एक्स अक्ष है जो कैसा है, ओरिजेंटल है, ये वाई अक्ष है, ये ओरिजेंटल है, ठीक है ना, एक्स अक्ष ओरिजेंटल है, वाई अक्ष वर्टिकल है, मतलब ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, एक्स अक्ष क्षैतिज होता है, वाई ऊर्ध्वाधर होता है। अब अरुण क्या है, अरुण बच्चे ठीक है ना, अपने क्षैतिज अक्ष से, इस एक्स से क्षैतिज अक्ष से, मतलब ठीक है, इससे 98 डिग्री झुका हुआ है, इसका अक्षीय झुकाव जो है वो 98 डिग्री है, 98 डिग्री। अक्षीय झुकाव 98 डिग्री का मतलब है कि ये वाला बाई जो है लगभग यहां पर आ जाएगा, 90 डिग्री का मतलब है ये वाला बाई लगभग यहां पर आ जाएगा, लगभग यहां पर, ठीक, ध्यान रखना। तो ये जो है ना 90 डिग्री का मतलब कितना हुआ भाई, 90 डिग्री तो पूरा झुकाव ये हो गया, बताओ यार, 90 डिग्री तो पूरा ये झुकाव हुआ, ये पूरा 90 डिग्री हुआ। अगर आप बाई से यहां पर आएंगे तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ 90 डिग्री। फिर 8 डिग्री और फालतू, तो 8 डिग्री और, तो लगभग इतना चल लो, आगे चल लो, तो इतना इसका क्या है बच्चे, इतना इसका झुकाव है। और जब इतना इसका झुकाव है, जब इतना इसका झुकाव है, जब इतना इसका झुकाव है, तो पता है कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब क्या है, इधर देखो, तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि लगभग ये ऐसा, लगभग ये ऐसा हो गया है, लगभग ये ऐसा हो गया है बच्चे, बात समझ में आ रही है, ये ऐसा हो गया है, ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है, मतलब ये बात आप मान के चलना, ये जो बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस इसका यहां पर है, इसका एक्स एक्सिस यहां पर है, ये वाला कौन सा है बेटा, वाई एक्सिस है, ये वाला कौन सा है, एक्स एक्सिस है, इसको आप एक्स डैश कर लो, इसको आप वाई डैश कर लो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो 98 डिग्री इसका अच्छी झुकाव है, 98 डिग्री अच्छी झुकाव है, इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी। आपके एग्जाम के लिए इतना है कि भैया आपसे ये पूछेगा किस ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, आपसे क्या पूछेगा कि भैया बताओ किस ग्रह को लेटा हुआ कहते हैं, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, बस आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, इससे डिटेल में नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने तो आपको कारण बता दिया ना, ठीक है, हर एक चीज का कारण मैं बता दूंगा आपको, लेकिन बशर्ते समय होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना ही लिख लेते हैं कि भैया जी अरुण का मतलब यूरेनस का, यूरेनस का अक्षीय झुकाव, यूरेनस का अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव 98 डिग्री है, 98 डिग्री है, 98 डिग्री है, यूरेनस का अक्षीय झुकाव कितना 90 डिग्री है, इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका झुकाव कितना है बेटा, इसका झुकाव 98 डिग्री है, 98 डिग्री झुकाव होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, सब लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं अरुण को, ठीक है, अरुण को, ठीक है, क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, है ना। अच्छा अब सवाल आता है सर इसके सैटेलाइट्स की संख्या कितनी है, जी हाँ, उपग्रह है 27 है, सैटेलाइट की संख्या, उपग्रहों की संख्या कितनी है 27, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है 27। अब आप बताओ ये आपको याद हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया आपको क्लास में याद हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा होगा सर, सिंपल सी बात है। यूरेनस अरुण सूर्य की परिक्रमा शुक्र की तरह करता है, पूर्व से पश्चिम 84 वर्ष लगाता है, मध्य रेखा के चारों 5 रिंग्स हैं, 5 वलय पाई जाती हैं मध्य रेखा के चारों, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि सर इसके मध्य रेखा के चारों ओर 5 रिंग्स पाई जाती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसकी मध्य रेखा के चारों ओर सर कितनी, इसकी मध्य रेखा के चारों ओर 5 रिंग्स पाई जाती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। गैसी ग्रह है, ये एक गैसेस प्लैनेट है, ठीक है, ये एक गैसेस प्लैनेट है। अब चूंकि ये एक गैसेस प्लैनेट है, क्योंकि यह एक गैसी ग्रह है, गैसेस प्लैनेट है, तो इसलिए इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। सूर्य से दूर होने के कारण बहुत ज्यादा ठंडा है,
और दूरदर्शी से देखने पर यह हरा रंग का दिखाई देता है। अच्छी झुकाव 98 डिग्री है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। प्लीज समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दो सब लोग। ये अंगूठा दे दे रहे ठाकुर, है ना जी। समझ के मैं क्या बेटा, समझ तो छोड़ो, ये आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है, ये आपको याद भी हो गए होंगे। चाहे बृहस्पति की बात करो, पूरा बृहस्पति आपको याद हो गया होगा। शनि की बात करूं, पूरा शनि आपको याद हो गया होगा। अरुण भी आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, अरुण के बाद वरुण की तरफ। सर शनि के उपग्रहों की संख्या पूछे जा रहे हैं। बेटा शनि के उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 101 प्लस, देखिए 101 प्लस हो गई है। और 89 के आसपास अभी आपके बृहस्पति के उपग्रह हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे साइंस विकसित होता है ना, ठीक है, जैसे जैसे हमारे जो खगोलदर्शी हैं, है ना, जो टेलीस्कोप्स हैं, वो ज्यादा डेवलप होते हुए जा रहे हैं, ज्यादा आधुनिक होते हुए चले जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हम शनि और बृहस्पति की कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक है, और दूर दराज के सैटेलाइट्स को देखते हुए जा रहे हैं। तो इस वजह से इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये नया जन्म ले रहे हैं, ठीक है, कि जैसे अगर आप पुरानी किताबों में पढ़ोगे तो आप पाओगे कि शनि के जो सैटेलाइट्स हैं लगभग 70 के आसपास, बृहस्पति के उस समय आपको 79 या 78 के आसपास देखने को मिलेंगे, ठीक है, उस समय आपको किताबों में, है ना। अब जो है, ठीक है, शनि के सैटेलाइट्स बढ़ गए हैं, बृहस्पति के थोड़े से कम है उससे। तो इसका मतलब क्या है? नए सैटेलाइट्स का, नए उपग्रहों का जन्म हो गया? नहीं यार, ठीक है। पहले हमारे जो टेलीस्कोप थे वो इतने डेवलप थे ही नहीं, हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते थे। तो अब तो हम बहुत दूर से दूर ऑब्जेक्ट का भी पता लगा लेते हैं जो उसकी कक्षा में चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक बच्चे कह रहे हैं सर यूपीपीसीएस का पढ़ाते हो। अरे नहीं यार, ये पीसीएस का नहीं है, ठीक है, तुम ही नहीं पढ़े तो मैं क्या करूं इसमें, ठीक है ना। इतना डिटेल नहीं है, ठीक है ना, इससे भी ज्यादा डिटेल होता है, ठीक है। वरुण, आइए अब हम चलते हैं बेटा किस पर? नेपच्यून पर। वरुण पर चलते हैं, नेपच्यून पर चलते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू नेपच्यून, ठीक है। वरुण के बारे में बात करते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। सबसे ठंडा क्यों है? क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है, सबसे ठंडा ग्रह है। अरे बताओ ना, मैंने बोला था ना, जो सूर्य से जितना नजदीक होगा वह उतना गर्म होगा, जो सूर्य से जितना दूर होगा वो उतना ठंडा होगा। अपवाद है इसका शुक्र। शुक्र जो है वो इस बात का एक्सेप्शन है, इस बात का अपवाद है कि वह बुध के बाद आता है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा गर्म है क्योंकि उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, क्यों? क्योंकि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, दूरी पर है, सूर्य से बहुत दूरी पर है बेटा, सबसे ज्यादा दूरी पर है, इसलिए सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। इसकी खोज जो की थी बेटा, वह एक जर्मन एस्ट्रोनॉट्स थे, जर्मन खगोलज्ञ थे, खगोलज्ञ थे, जोहान गाले, ठीक है, ये नाम याद रखना, जोहान गाले, जोहान गाले ने इसकी खोज की थी, जोहान गाले। अच्छा, मैं इसकी भी बता दूं, खोज से मुझे याद आया कि अरुण की खोज करने का श्रेय दिया जाता है विलियम हर्शेल को। आप समझ गए विलियम हर्शेल कौन है? विलियम हर्शेल वही जिन्होंने बच्चे आकाश गंगाओं के बारे में बताया था, वो विलियम हर्शेल हैं जिन्होंने आकाश गंगाओं के बारे में बताया था। तो अरुण की खोज विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में। और बेटा इसकी खोज जो है वो जर्मन खगोलज्ञ है जोहान गाले, जोहान गाले ने वरुण की खोज की है। नेपच्यून की खोज किसने की है? जोहान गाले ने की है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद भैया जी 165 वर्षों में, 165 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर या सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, एक परिक्रमा पूरी करता है। कितना बेटा पूरी करता है? कितना? 165 वर्षों में पूरी करता है। तो 165 वर्षों में 165 साल लगा देता है। 165 सालों में बेटा ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, करता पश्चिम से पूर्वी ही है। इसके उपग्रहों की संख्या जो है वह 14 है। इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14। और इसके
सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उपग्रह है वह दो हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उपग्रह है बेटा वह दो है। इसके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपग्रह, एक है आपका ट्रिटॉन, ट्रिटॉन या ट्राइटन कह दो, इसको ट्रिटॉन कह दो या ट्राइटन कह दो, और दूसरा है बच्चे मैरीड, मैरीड। ठीक है, तो इसके दो महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। ठीक है, एक ट्रिटॉन और बच्चे एक मैरीड। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, अब इसके बाद ठीक है सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बच्चे, तीन चीज आपको समझाते हैं, मैं तीनों ऐसे समझाऊंगा। सबसे पहले लिखूंगा मैं बेटा एस्टेरॉइड्स, सबसे पहले मैं लिखूंगा एस्टेरॉइड्स, मतलब हिंदी में एस्टेरॉइड्स को हम क्या कहेंगे, हिंदी में हम लोग एस्टेरॉइड्स को कहेंगे क्षुद्र ग्रह। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा भैया क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेटेरॉइड्स, ठीक है ना, मेटेरॉइड्स। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, मेटेरॉइड्स को उल्कापिंड। अच्छा, मैं एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूं इनको, इसलिए कि सबसे ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मैंने एक पेज पर क्षुद्र ग्रह पढ़ा दिया, दूसरे पे मेटेरॉइड्स, उसके बाद 2 दिन तक सोच ही रहा है यार कौन सा है रे एस्टेरॉइड्स, मतलब कौन सा क्षुद्र ग्रह है, कौन सा उल्का पिंड है, कछु समझ में नहीं आया है ना, इस तरह का। तो अब सब कुछ समझ में आएगा। और तीसरा होता है आपका कॉमेट्स, कॉमेट्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्छल तारा, उच्छल तारा। ये तीन चीज हमको समझनी है। ठीक है, अभी एक फरमाइश भी आ रही है, ठीक है ना, फरमाइश आ रही है कि आज मेरे यार की शादी है। चलिए, तो फरमाइश आ रही है कि सर ठीक है अब वो तो बताया ही नहीं, ठीक है ना, प्लूटो को, प्लूटो भी बता देंगे, चिंता ना करो। ठीक है, पहले ये समझ लो, प्लूटो भी बता देंगे। पहले इन तीनों को समझो, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स। ये क्या होते हैं, मतलब हिंदी में मैं बात करूं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और ठीक है ना धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है, धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है। देखो ठीक है, एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह बड़े सिंपल है। कौन से हैं सर क्षुद्र ग्रह, ये बच्चे क्षुद्र ग्रह वो होते हैं, एक तरफ है मंगल और दूसरी तरफ है बृहस्पति। ठीक, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया मार्स, मंगल, ये मंगल सिंह है और ये बृहस्पति सिंह है। तो ये है मंगल, ये है बृहस्पति। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो आकाशीय धूल व गैसों से निर्मित होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब चूंकि ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में है, मंगल और बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और मंगल और बृहस्पति दोनों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे, तुम किसी और के पीछे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ना चाहती हुई भी उसके पीछे हो जाऊंगा। क्लियर है, जिसके पीछे तुम हो। आया समझ में? तो इनके साथ भी वही है। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं और मंगल और बृहस्पति सूर्य की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो ना चाहते हुए भी ये भी बेचारे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह, ये भी मंगल और बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाते लगाते सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये कैसे बने, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बाढ़ में जाए तो मैं नहीं पढ़ना, तुम्हें बस पुलिस का एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो लिख लो बच्चे। ठीक है, इनके बारे में, आकाशीय धूल व गैसों से निर्मित है, यहां पर लिख देता हूं, आकाशीय धूल, धूल व गैसों से निर्मित है, गैसों से निर्मित है। बताओ, इतनी सी निकली ये बात, गैसों से निर्मित है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, कक्षा में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। किसकी बेटा, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब मंगल और बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाने के साथ साथ बेटा ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं,
चक्कर लगाते हैं। बात समझ पा रही है? चलिए, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटेरॉइड्स के बारे में, उल्का पिंड के बारे में। ये उल्का पिंड जो है ना बच्चे, ठीक है, ये भी बड़े कलाकार किस्म के आदमी हैं। ये जो उल्का पिंड है, कलाकार क्यों बोल रहा हूं बच्चों में इनको, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं उल्का पिंडों को कलाकार क्यों बोल रहा हूं। ये बहुत छोटे 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 खगोलीय पिंड है, ठीक है ना, और ये पूरे सौरमंडल में घूम रहे हैं। छोटे खगोलीय पिंड है, ये भी बेसिकली आकाशीय धूल और गैसों से बने हैं। छोटे छोटे खगोलीय पिंड है, सौरमंडल में, ठीक है, आराम से मस्त, ठीक है ना, खलीफा है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे खाना बदोश आदमी होता है ना, ठीक है, जिसका अपना कोई निश्चित परिक्रमण पथ नहीं है, जिसका अपना कोई निश्चित जो है ना दिनचर्या नहीं है, ना घर है ना बार है, ठीक है, उस तरह का आदमी है ये उल्का पिंड, ठीक है। तो ये उल्का पिंड जो है ये सौरमंडल में, ठीक है, स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं पूरे सौरमंडल में, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, जस्ट आवारा कोई होता है तो आज इस गली में, कल उस गली में, परसों उस गली में, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, बस इस तलाश में कि किसी गली में तो मेरा नूर होगा। तो ऐसे ये है, ठीक है। कभी पृथ्वी के पास से गुजर रहे हैं तो कभी मंगल के पास से जा रहे हैं, कभी बृहस्पति के ही पास से जा रहे हैं, कभी बुध के पास से निकल जा रहे हैं, सौरमंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी ये पृथ्वी के पास से गुजरते हैं, इनको पृथ्वी से पास से गुजरने का जैसी सौभाग्य प्राप्त होता है तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इनको अपनी ओर खींच लेती है ना। स्वाभाविक सी बात है, ये छोटे हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में इनका गुरुत्वाकर्षण मान बहुत कम है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान सीधे डिपेंड करता है मास पर, द्रव्यमान पे। गुरुत्वाकर्षण का बेटा एक सीधा सा सिद्धांत है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, ठीक है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। वो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है। बस ये छोटे हैं, इनका द्रव्यमान कम है। पृथ्वी इनके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। तो जैसे ही पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं तो पृथ्वी इनको अपने आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनको अपनी ओर खींच लेती है। और जैसे ही पृथ्वी ने इनको अपनी ओर खींच लिया ना, तो बेटा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और वायुमंडल में जैसे ही पृथ्वी के प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बच्चे जो केंद्र है वो क्या है, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटेशन, ठीक है, ऑफ ऑर्बिट ऑफ पृथ्वी। तो बेटा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ ही तो खींचती है। अब जैसे मार्कर है, इस मार्कर को तुम ऐसे हवा में उछालो, कहां जाएगा? पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में सर्वाधिक द्रव्यमान है। तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने केंद्र की तरफ खींच रही होती है। तो जैसे ही बच्चे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो बहुत तेज ये गति करते हैं, मतलब बहुत तेजी से पृथ्वी के धरातल की तरफ आते हैं, बहुत तेजी से पृथ्वी के धरातल की तरफ आते हैं। जब बहुत तेजी से पृथ्वी के धरातल की तरफ आ रहे होते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण होता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन। और वायुमंडलीय घर्षण के कारण बेटा इनमें आग लग जाती है। और जब इनमें आग लग जाती है ना वायुमंडलीय घर्षण के कारण, तो ये जलने लगते हैं। तो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, धरातल की तरफ जलता हुआ आ रहा है, तो हम इनको शूटिंग स्टार्स कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं, है ना। उस केस में हम इनको क्या कहेंगे? उस केस में बेटा हम इनको टूटता हुआ तारा कहेंगे, उस केस में हम इनको शूटिंग स्टार्स कहेंगे, ठीक है। तो आमतौर पर पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, गिरने से पहले या पहुंचने से पहले जलकर पूरी तरह से राख हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इनका आकार बड़ा होता है, ये बड़े आकार के होते हैं, पूरी तरह से नहीं जल पाते, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर चट्टानों के रूप में आ धमकते, धड़ाक दे सीना, एकदम भूकंप सा आ जाता है जहां पे गिरते हैं। किसी के छत के ऊपर गिर गए तो समझ लो पूरा परिवार स्वाहा। बात समझ में आ रही है ना। और ये जब गिरते हैं ना तो बेटा गड्ढा बना देते हैं वहां पे, जहां पे ये गिरते हैं गड्ढा बना देते हैं वहां पे, गड्ढा। और उसी गड्ढे में फिर जो है ना पानी वगैरह जब भर जाता है तो लेक बन जाती है। ऐसे बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं, तो उनको फिर हम क्या कहते हैं बच्चे? फिर वो लेक बन जाती हैं, फिर वो झील बन जाती हैं, कुल मिलाकर। तो जब ये पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों के रूप में आ गिरे तो हमने इनको उल्का पिंड कहा, ठीक है। अब क्या है उल्का पिंड? क्या है? ठीक है, ये उल्का पिंड भी बच्चे आकाशीय धूल व गैसों से बने हुए हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, आकाशीय धूल व गैसों से निर्मित है, लिख दिया मैंने। आकाशीय धूल व गैसों से निर्मित है, लिख दिया बेटा मैंने। आकाशीय धूल व गैसों से निर्मित है,
गैसों से निर्मित है। ठीक है, इतनी सी बात बेटा मैंने लिख दी। आकाशीय धूल व गैसों से निर्मित है, वेरी फर्स्ट पॉइंट बेटा। ठीक है ना। और सौर मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। ठीक है, सौर मंडल में घूम ही रहे हैं बिल्कुल। तो सौर मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं बेटा। ठीक है, मस्त मनमौजी तरीके से सौर मंडल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। जब ये इस तरह से बेटा सौर मंडल में घूम रहे हैं ना, तो कभी कभी ये ऐसे विचरण करते हुए जब भी पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके धरातल की तरफ आ धमकते हैं, क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। तो मार्कर उठा लो, मार्कर भी पृथ्वी के धरातल पर केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट में लिख दो, ऐसे समझाते समझाते लिख रहा हूं मैं, समझाते समझाते हर एक चीज। ठीक है, तो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर, पृथ्वी के नजदीक से निकट से गुजरने पर, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक ना, उसके धरातल की तरफ आते हैं एंड एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण, वायुमंडलीय घर्षण के कारण, वायुमंडलीय घर्षण के कारण चमकने लगते हैं। वायुमंडलीय घर्षण से आग लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, तब इनको हम क्या कहेंगे? टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा। ये वही शूटिंग स्टार से टूटता हुआ तारा जिसको आमतौर पर बेटा आप लोग देखकर क्या बोलते हो? आप लोग विश मांगते हो। ठीक है, बॉलीवुड की मूवी में आपने देखा होगा कि प्रेमी और प्रेमिका ठीक बालकनी में खुले आसमान पे बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, शूटिंग स्टार देखा और वो विश मांग लेते हैं। फिर वो पूछते हैं तुमने क्या विश मांगी? मैंने तो तुमको मांगा। और तुमने क्या विश मांगी? मैंने किसी और को मांगा, है ना। चलिए, तो यही है बच्चे। और जब ये पूरी तरह से नहीं जलते तो ये चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ धमकते हैं, तभी इनको हम उल्कापिंड कहते हैं। जब पूरी तरह से नहीं जलते तब चट्टानों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर आ धमकते हैं। जब पूर्णतः नहीं जलते, नहीं जलते, नहीं जलते, तब चट्टानों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर आ धमकते हैं। चट्टानों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर आ धमकते हैं, धरातल पर आ धमकते हैं, आ धमकते हैं। ठीक है, तभी इनको हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड। उस केस में ये क्या बनते हैं? उस केस में ही बच्चे ये उल्कापिंड बनते हैं। क्लियर है? उस केस में क्या बनते हैं? उल्कापिंड बनते हैं। उल्कापिंड समझ में आ गया। अब चलते हैं हम तीसरा पॉइंट बेटा, ठीक है, इसकी तरफ, कॉमेट्स की तरफ, मतलब पुच्छल तारे की तरफ। आइए, अब पुच्छल तारा क्या है बेटा? पुच्छल तारा का मतलब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा तारा जिसकी पूंछ है ना जी भैया। पुच्छल तारा का मतलब क्या है? ऐसा तारा भैया जी, ठीक है, जिसके पीछे पूंछ है, वो पुच्छल तारा है। तो जो पुच्छल तारा है ना, इनकी कहानी बताता हूं। ठीक है, ये सूर्य से इतनी दूर रहते हैं कि कभी भी इनके पास सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये भी सौर मंडल का हिस्सा है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो डेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ये भी सौर मंडल के हिस्से होते हैं, ये भी सौर मंडल के पार्ट होते हैं और सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। लेकिन आमतौर पर सामान्यतः सूर्य से दूर बहुत ठंडे और अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पे सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवन में कभी सूर्य देखा नहीं, कभी नहीं देखा। लेकिन जब ये सौर मंडल में, ठीक है, सूर्य के चारों ओर बेसिकली चक्कर लगा ही रहे हैं, ठीक है, डेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, है ना। और जो आदमी सोलर सिस्टम का पार्ट है ना, तुम्हारी कसम, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि ठीक है, वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एक नियमित और निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा। ठीक है, इसका अपवाद है उल्कापिंड, ये नहीं लगाते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। ठीक है, तो इनके पास बेसिकली खुद का इतना द्रव्यमान नहीं होता
जिससे कि ये द्रव स्थितिकी की कंडीशंस में आ पाए, और अगर ये द्रव स्थितिकी की कंडीशंस में नहीं आ पाते तो ये परिक्रमण पथ का निर्माण नहीं कर पाते। इतना आपको नहीं समझना, बाढ़ में जाए दुनियादारी, ठीक है। इतना समझ लिए तो फिर आईएएस बन जाओगे ना, इतना नहीं समझना, बस इतना समझना है, ठीक है। पुच्छल तारे जो है ये सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। जब कभी भी इनको सौभाग्य प्राप्त होता है सूर्य के पास आने का, तो सूर्य के प्रकाश के कारण जो है ना इनमें रिएक्शन होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इनको मिला, वो टेम्परेचर मिला, वो ऊष्मा मिली, इनमें रिएक्शन हुई, और इनके पास ऐसी गैसेस हैं कि वो सूर्य से रिएक्शन के बाद जलने लगती हैं। सामान्य अवस्था में ये ऐसा होता है बेटा, इस तरह से सामान्य अवस्था में, इसको हम कोमा कहते हैं, कोमा, इस तरह का सामान्य अवस्था में एक पुच्छल तारा ऐसा होता है। जब कभी भी ये सूर्य के पास से गुजरेगा ना, तो सूर्य के पास से गुजरने के बाद इसके पीछे वाले हिस्से से गैसों की एक लंबी सी फुहार निकलेगी, ऐसे करके पीछे वाले हिस्से से क्या निकलेगी, पीछे वाले हिस्से से गैसों की एक लंबी सी फुहार निकलेगी, ठीक है ना। उड़ती चलूं मैं मस्त गगन में, ठीक है, ये वो वाला गाना गाते हुए, ठीक है, ऐसे करके गैसों की लंबी सी फुहार निकलती है। जब इनके पीछे वाले हिस्से से गैसों की लंबी सी फुहार निकलती है, तब ये बनता है पुच्छल तारा। एक ऐसा तारा जिसके पूंछ लगी है, हमने कह दिया पुच्छल तारा उसको, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम धूमकेतु भी बोलते हैं, धूमकेतु भी बोलते हैं इसी को, धूमकेतु, ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा हेली का। हर 76 वर्ष बाद वह सूर्य के पास से गुजरता है और पूंछ निकल जाती है। जैसे सूर्य के पास आता है ये सूर्य, ठीक है, उसको हीट देता है, सूर्य की हीट के कारण उसकी गैसेस रिएक्शंस करती हैं, उसके पिछले वाले हिस्से से गैसों की फुहार निकलेगी, हेली बन जाएगा पुच्छल तारा। हेली क्या बन जाएगा, हेली बन जाएगा पुच्छल तारा। इतनी सी बात है बस। आओ, ठीक है, इस बात को लिख लेते हैं क्योंकि लिखना जरूरी है अल्टीमेटली। सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। सूर्य से दूर, सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है जी। जी हां, जी हां, ये सूर्य से बहुत दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जब कभी सूर्य के नजदीक से गुजरते हैं, जब कभी सूर्य के नजदीक से गुजरते हैं, नजदीक से गुजरते हैं, गुजरते हैं, तो इनसे गैसों की एक फुहार निकलती है, तो इनसे गैसों की एक फुहार निकलती है, गैसों की एक फुहार निकलती है, फुहार निकलती है, निकलती है, जो चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है, चमकीली, जो चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है, पूंछ के समान दिखाई देती है, दिखाई देती है, ठीक है बच्चे। तो वो चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है, तब ये बन जाता है पुच्छल तारा, तब इसको पुच्छल तारा कहते हैं, कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका एग्जाम्पल है हेली पुच्छल तारा, जो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, ठीक है। लास्ट टाइम जब वो निकला था 1986 में निकला था, 1986 से 76 जोड़ देना तो पता चलेगा कि अगली बार कब निकलेगा, ठीक है। ईश्वर से कामना करना कि हे ईश्वर, लेकिन अगली बार जब ये सूर्य के पास से निकले तब हम इस धरती पर मौजूद हो, ठीक है। और हम इस धरती पर मौजूद हो तो हम देखें कि इससे गैसों से कैसे इसकी, ठीक है, लंबी सी फुहार निकलती है और कैसे ये पुच्छल तारा बन पाता है, हम इस बात को देख पाए। चलो ठीक है जी, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इसी बात पे अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थम्स अप करना पड़ेगा।
सर मैं क्लास को लैपटॉप में ले रहा हूं तो एक मैसेज आ रहा है। वो मैसेज बेटा, वो मैसेज मेरे इस पे आता है, मेरे इस डिजिटल बोर्ड पे आता है। मेरे डिजिटल बोर्ड को मैंने इंपोर्ट कराया था, बहुत पहले लिया था, तब इंडिया में इतने नहीं थे, तो मैंने इंपोर्ट कराया था ये, ठीक है, चाइना से। तो वो कोई एक एक्टिवेट कोड है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाया कैसे भी करके, तो वो देखो ये आता है, नॉट इनफ एक्टिवेट कोड, है ना, प्लीज कॉन्टेक्ट, वो मेरे पे आता है। चलिए, इतने सारे दिल, ठीक, इतने सारे दिलों का मैं क्या करूंगा भाई, है? जगह भी नहीं है मेरे पास इतने सारे दिल रखने की, तो लेकिन कोई बात नहीं, आप देते रहो, मैं रखता रहूंगा, ठीक है ना, अपने दिल के पास। कुल मिलाकर ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप समझ लो बेटा, एक कॉन्सेप्ट और होता है, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है जी। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स, हिंदी में क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारा क्या है, अंतर मैंने समझा दिया आपको, बहुत अच्छे से अंतर समझा दिया, बहुत बढ़िया तरह से अंतर समझा दिया, ठीक है। मैंने वरुण को भी आपको समझा दिया, ठीक है, वरुण को नेपच्यून कहते हैं, ठीक है, नेपच्यून को बहुत अच्छे से बता दिया, इससे ज्यादा नेपच्यून के बारे में और कुछ नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। मैंने यूरेनस को भी समझा दिया, इतना ज्यादा समझा दिया यूरेनस को कि मुझे नहीं लगता कि यूरेनस के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी पूछा जाए, मतलब सब कुछ यूरेनस के बारे में समझा दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर अच्छे से पूरे दिलो दिमाग से आप क्लास ले रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो रही होंगी, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपको क्या हो रही होंगी, ये सारी चीजें आपको याद हो रही होंगी, है ना, ये सारी चीजें आप याद कर पा रहे होंगे, ठीक है, ये इसकी खूबसूरती है, ठीक है जी। और उसके बाद हमने ये बृहस्पति को भी समझ लिया, सारी चीजें हमने समझ ली। अब हम चलते हैं लास्ट, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, प्लूटो के बारे में। प्लूटो, प्लूटो को यम अथवा कुबेर भी कहते हैं हम। प्लूटो को क्या कहते हैं, यम अथवा कुबेर भी कहते हैं प्लूटो को, ठीक है भैया। तो प्लूटो को हम यम भी कह देंगे भाई, और प्लूटो को हम कुबेर भी कह देंगे, यम अथवा कुबेर प्लूटो को, तो जो भी आप बोले वो हम प्लूटो को बोल देंगे। लव यू ऑल बच्चों, ठीक है, बहुत सारा लव यू आप लोगों को, बहुत सारा, ठीक है। अब लास्ट चलते हैं प्लूटो और कुबेर पर। अब देखो प्लूटो और कुबेर का सीन क्या है। प्लूटो कुबेर का सीन ये है बच्चे, कुछ भी बोल दो इसको, इसकी खोज की थी क्लाउड टॉम्बेक ने, क्लाउड टॉम्बेक ने, टॉम्बेक ने, ठीक ना। ये बेसिकली वरुण की कक्षा को काटता था, वरुण की कक्षा को काटकर, या वरुण की कक्षा को, वरुण के ऑर्बिट को ओवरलैप करने के कारण, ओवरलैप करने के कारण 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो वरुण की कक्षा को ओवरलैप करने के कारण 2006 में इसको ठीक है ना, ग्रह की श्रेणी से, इसको ग्रह की श्रेणी से, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। और बेसिकली जब उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया तो उसको हमने बोनी ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, ड्वार्फ प्लैनेट, बोनी ग्रह, इसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट कहा, ड्वार्फ प्लैनेट, बोनी ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, श्रेणी में डाल दिया, ठीक है सर। किसकी, बोनी ग्रह की, किसकी बाबू, बोनी ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, ठीक है। तो हमने डाल दिया भैया जी इसको किसकी ग्रह की, बोनी ग्रह की श्रेणी में, ड्वार्फ प्लैनेट में हमने इसको डाल दिया। चलिए ठीक है, इसके अलावा सीरीज, टेरॉन या चेरॉन और इरीस, ये तीनों जो है ना, ये बोनी ग्रह हैं जो आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। ये तीनों सर कैसे ग्रह हैं, ये तीनों बोनी ग्रह हैं, बोनी ग्रह, ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। इसके साथ साथ सीरीज सेरोन इरीस या सीरीज चेरॉन इरीस, इनको भी हम बोनी ग्रह कहते हैं। और अब वर्तमान में 2006 से 1 अगस्त 2006 से प्लूटो या यम अथवा कुबेर, ये भी सर एक बोनी ग्रह की श्रेणी में आता है, क्योंकि प्लूटो की कक्षा को, सॉरी, ये नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करता था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर वायुमंडल, वायुमंडल,
ठीक है, वायुमंडल। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चे वायुमंडल, बहुत ज्यादा वायुमंडल, ठीक है। अगर आपको आज तक वायुमंडल समझ में ना आया हो तो इस बात की गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद आपको वायुमंडल समझ में आ जाएगा बेटा। जी, ये ज्योग्राफी आपके सभी एग्जाम्स के काम आ जाएगी, बिल्कुल परेशान मत आना। बोना ग्रह, ठीक है। बोना ग्रह का मतलब पता है क्या होता है? देखो, बोना ग्रह का मतलब होता है बच्चे कि जो कंप्लीट प्लैनेट नहीं है, जो कंप्लीट प्लैनेट नहीं है तो हम उनको ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे। जो कंप्लीट प्लैनेट नहीं है बेटा, उनको हम क्या कहेंगे? ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। ये प्लूटो, यम अथवा कुबेर, इसके साथ क्या था कि जैसे इसकी खोज हुई तो सौर मंडल में 9 ग्रह हो गए, लेकिन फिर पता चला कि वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर देता है और इस वजह से इसको वैज्ञानिकों ने ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, है ना, और इसको बोने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया। इसके साथ साथ सीरीज, चेरोन, इरिस, इनको भी बोने ग्रह कहते हैं। ये 2006 की बात है, ठीक है ना। मतलब इसकी खोज हुई, उसके बाद इसको जो है ना AIU की एक बैठक हुई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस की बैठक हुई, उसमें वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इसको बोने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया। ये आज हो रहा है वर्तमान युग में। हमारे यहाँ आदिकाल से, ठीक है, नवदुर्गा का प्रावधान है, ठीक है। हम, ठीक है, 9 देवियों की पूजा करते हैं। हर एक देवी, ठीक है, हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं हमारे यहाँ। हर एक देवी हर एक, ठीक है ना, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक शांति की प्रतीक है, एक विद्या की प्रतीक है ना, एक सौम्यता की प्रतीक है, एक, ठीक है, वीरता की प्रतीक है। इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। हम, ठीक है, नव दुर्गा मनाते हैं, ठीक है। नव दुर्गा जो है बेटा, वो हमारी जो इंडियन मैथोलॉजी है ना, वो सोच के देखो कितनी साइंटिफिक, कितनी स्ट्रॉन्ग रही होगी। हम कब से मनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के अनुसार। और आज भी पता है, आज भी अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण होते हैं ना, वो हमारे कैलेंडर के अनुसार होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर तो काम भी नहीं करता, मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ाया था। ठीक है, अब एक बार मुझे बता दो कि सब लोग बेटा तैयार हो वायुमंडल पर पढ़ने के लिए, वायुमंडल को जाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, और एक और बात, जो भैया नोट्स बनाते हैं, जो भैया जी नोट्स बनाते हैं, जब मैं वायुमंडल पढ़ाऊंगा तो जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं वो पॉइंट वो नोट्स में लिख देना, क्योंकि यहां पर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, वायुमंडल को, है ना, पूरे स्ट्रक्चर को। जी, मॉर्निंग में क्लास क्यों नहीं हुआ था आपको? देखो बेटा, टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था, एक कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी। ये कैमरे में अभी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है, ठीक है ना। कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से तो बच्चे आज मैं, जगह बस कुछ पूछो मत। एक छोटी सी मैं घटना बताता हूँ कि सुबह 10 बजे जैसे ही मैंने क्लास ऑन करने के लिए, उससे पहले 5 मिनट पहले क्लास ऑन लेने के लिए कैमरा वगैरह अपने सारे इक्विपमेंट ऑन किए, ठीक है, तो पता चला कि मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा। फिर मैं फटाफट से इसको लेकर, ठीक है ना, और मैं भागा। हमारे यहाँ मार्केट है आगरा में, एक शाह मार्केट करके, जो बहुत बड़ी मार्केट है इनकी इक्विपमेंट्स वगैरह की। मैं वहां पे भागा कैमरा को, मैंने जल्दी में अपनी कार, ठीक है, नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी। कार नो पार्किंग जोन में खड़ी करके मैं, ठीक है, तो इसकी एक लीड आती है, जो एडेप्टर होता है जहां से इसको वो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है जहां से, वो कहीं पर भी नहीं मिली। मैं 1 घंटा ढूंढता रहा, वो कहीं पर मिली भी नहीं। अब जब मैं बाहर आया जहां पे कार खड़ी करी थी मैंने, वहां पे कार ही नहीं मिली यार। अब मैंने कहा यार आज तो गई, इंश्योरेंस भी नहीं है। मैंने कहा आज कोई उसे ले गया, नो पार्किंग जोन में थी। मैंने कहा लो यार, कार चली गई। तब तक वहां पे एक वो थे, गार्ड साहब थे। तो मैंने उनसे पूछा, अपने गार्ड साहब व्हाइट कलर की कार थी कि यार ले गए पुलिस वाले, और कर लो नो पार्किंग जोन में खड़ा, पुलिस वाले ले गए, ठीक है। फिर वहां से फिर मैं ऑटो करके घर पे आया। घर से फिर मैंने बाइक उठाई। बाइक उठाने के बाद मैं फिर से थाने गया, ठीक है, जहां पर वहां से फिर चालान हुआ। चालान को करवाने के बाद फिर मैं आया। अब सोच के देखो कि कैमरा कितना भारी पड़ गया। चलो, ठीक है, जी, ओके। आइए चलते हैं वायुमंडल। देखो बेटा, वायुमंडल का मतलब क्या होता है? वायुमंडल का मतलब होता है बच्चे, ठीक है, गैसों का वह आवरण, गैसों का आवरण, द कवर ऑफ गैसेस, गैसों का आवरण
जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, विद्यमान है, ठीक है, विद्यमान है, उसको हम क्या कहेंगे, वायुमंडल। तो वायुमंडल बोले तो सर क्या, वायुमंडल बोले तो व्हाट, तो वायुमंडल का मतलब होता है सर कि गैसों का वह आवरण, ठीक है, वायुमंडल, गैसों का वह आवरण जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, ठीक है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ऐसे तो बच्चे हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, है ना। अगर मैं बात करूं बच्चे तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन अगर मैं वायुमंडल में बेटा प्रमुख गैसों की बात करूं तो सबसे प्रमुख गैस हमारी वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो बच्चे क्या है, नाइट्रोजन। क्लियर है। अब एक सर वायुमंडल क्या है बेटा, ठीक है ना, वायुमंडल गैसों का आवरण है, ठीक है, बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारी गैसें, ठीक है, ये जो गैसों का आवरण है इसमें विभिन्न गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हैं, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है, एक्चुअली इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है, सम्मिश्रण है, ये विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है, सम्मिश्रण है, ठीक है, मैंने लिख दिया, ये विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है, ये गैसों का आवरण है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, उसको हम क्या कहेंगे यार, उसको हम वायुमंडल कहेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वो सर क्या है, वो वायुमंडल है, वायुमंडल। अब इस वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें हैं, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वायुमंडल, ठीक, वायुमंडल में गैसेस का कॉम्पोजिशन, गैसों का संगठन, ठीक है, पढ़ो यहां पर, वायुमंडल में कैसा, गैसों का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस। तो वायुमंडल में जब हम गैसों के संगठन के बारे में बात करेंगे तो वायुमंडल में बच्चे सबसे ज्यादा मात्रा में हमको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, 78%। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बेटा, गैस के फॉर्म में कितनी है, 78% है नाइट्रोजन। और वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें जो हमारी प्राणदायिनी गैस है, इसको हम प्राणदायिनी गैस कहते हैं, ठीक है ना, प्राणदायिनी गैस, तो वो 21% है। प्राणदायिनी गैस क्यों कहते हैं वो बायोलॉजी में सर आपको बताएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन के कारण ही चल पाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए कि ऑक्सीजन के ग्रहण करने पर जो ऑक्सीजन होती है वो एक ट्रांसपोर्टर का कार्य करती है, हमारे ब्लड में सेल्स को बेसिकली जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के ले जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो इसलिए प्राणदायिनी गैस है, मतलब ये है तो जीवन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है, 21% ऑक्सीजन है। इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन के बाद बच्चे आर्गन, ठीक है, आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, आर्गन जो है वह एक नॉन रिएक्टिव गैस है, अक्रिय गैस है आर्गन। और आर्गन का जो परसेंटेज है, आर्गन का परसेंटेज है आपका 0.93 के आसपास, ठीक है, 0.93% है आर्गन का। आर्गन के बाद फिर आएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे वायुमंडल में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है हमारे वायुमंडल में। अब ग्रीन हाउस गैसेस से प्रश्न आता है तो ध्यान रखना, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है। जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस होती है। मीथेन CH4 एक ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ठीक है। SF6 ये ग्रीन हाउस गैस होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। और प्लस नाइट्रोजन के जितनी भी ऑक्साइड है NXO, मतलब नाइट्रोजन के जितनी भी ऑक्साइड है वो सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। ये मैंने क्या लिखी है आपके लिए, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब, और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो आगे से कोई भी आप पूछे आपसे कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आप 2 मिनट में बता देना उसके मुंह पर कि देख भाई सुन ले कौन कौन सी हैं ग्रीन हाउस गैसेस। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, NO2V, ठीक है ना, N3OV, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, अरे जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। CH4 मतलब मीथेन है। SF6 ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, सल्फर फ्लोराइड करके इसको बोलेंगे। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस है जो मैंने लिखी है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो इसको आप नोट में लिखिए, नोट में, और यहां से एक प्रश्न हो सकता है मे भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 0.0, ठीक है, 4% अब हो चुकी है, ठीक है। पहले ये कभी 0.038% थी, फिर 39% हुई, आज वर्तमान में लगातार वायुमंडल में इसकी सांद्रता बढ़ रही है और ये अब 0.04% हो गई है। बात समझ पा रही है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में बेटा हीलियम,
ठीक है ना, जिनोन, ठीक है, जैसी गैसें भी पाई जाती हैं, तो ठीक है, ये भी गैस पाई जाती है, इनफैक्ट ओजोन भी पाई जाती है, O3 भी, O3 भी, ओजोन भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, ये हमारे इन गैसों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है। तो हमारे वायुमंडल में ये प्रमुख गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ज़ेनॉन, ओजोन वगैरह, ये सब। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, जो मैंने यहां पर लिखी, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए एक बार सब लोग थम्स अप करो बेटा। तू सफर मेरा, तू ही हमें तेरी मंजिल, तेरे बिना गुजार, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा वायुमंडल में जो विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है, जो गैसों का संगठन है, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, वो क्लियर हो गई। तो भैया हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, कितनी है, 78% है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। आर्गन कितनी है सर, 0.93% है। CO2 कितनी है, 0.04% है। इसके अलावा हीलियम, जेनॉन, ओजोन वगैरह ऐसी गैसेस हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, संरचना, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, वायुमंडल की संरचना, है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वायुमंडल की संरचना। आज तक अगर आपको कभी वायुमंडल की संरचना ना समझ में आई हो तो दावे के साथ बोलता हूं, आज इस लेक्चर को देखने के बाद वायुमंडल की संरचना को आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्लास के क्लास में आपको बेटा वायुमंडल की पूरी संरचना याद हो जाएगी, ठीक है, इसी क्लास में अभी के अभी आपको, जी, है ना। आइए आपको ले चलते हैं वायुमंडल की संरचना की तरफ। तो जब मैं आपको वायुमंडल की संरचना बताऊंगा तो मैं पता क्या करूंगा, मैंने इधर लिख दिया वायुमंडल की संरचना, ठीक है। मैं ऐसे करके एक लाइन खींचूंगा, ये ऐसे, ठीक है। बस मुझे ये देखनी होगी ये सीधी है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सीधी है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, और नीचे और नीचे और नीचे, चलिए। चलो ठीक है, और उसके बाद हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। वायुमंडल का मतलब क्या है बेटा, वायुमंडल का मतलब है कि जो धरातल है ना हमारा, ये हमारा धरातल, ये हमारा सरफेस, ये हमारा धरातल, हमारे धरातल से ऊपर का जितना भी हिस्सा है ना, हमारे धरातल से ऊपर, जैसे अभी मैं अपने धरातल पे हूं, ठीक है, ये छत है मेरी, ठीक है, जो मुझे रोकी हुई है। अगर मैं खुले आसमान में चला जाऊं कहीं पे और मैं धरातल से ऊपर की ओर उड़ूं ऐसे करके, ठीक है, उड़ता चलूं मैं ऐसे करके, तो मैं बेटा, ठीक है, इस धरातल से ऊपर जब मैं जा रहा हूं ना, तो मैं वायुमंडल की विभिन्न विभिन्न परतों से होता हुआ अंतरिक्ष की तरफ जा रहा हूं, है ना। तो ऐसे में वायुमंडल की विभिन्न विभिन्न लेयर्स से होता हुआ, परतों से होता हुआ कहां पे जा रहा हूं, अंतरिक्ष में जा रहा हूं। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो मैं वायुमंडल की बात कर रहा हूं, ठीक है, वायुमंडल की संरचना के बारे में बात कर रहा हूं। ये धरातल, ये एक सरफेस है, एक धरातल है, ठीक है। ये ऐसे करके बेटा ये एक धरातल है, जैसे हमारी पृथ्वी का ये धरातल है, ये धरातल है, ये है आपकी 0 डिग्री, ठीक है। तो एक तरफ हम लेके चलते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है धरातल का, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ये इक्वेटर वाला रीजन है। ये जो है बेटा इक्वेटर वाला, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ये वाला जो है, और ये वाला ध्रुवीय क्षेत्र है, ये वाला ध्रुवीय क्षेत्र है, ये पोलर रीजन है। तो ये वाला जो है दैट इज अ पोलर रीजन, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, और ये वाला जो है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र। मैं आपसे एक बार ये कहूंगा, कभी तसल्ली में पढ़ना,
ठीक है ना। कुछ विषय जैसे जीएस में आपको लगता है ना कि बहुत प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता सर, जीएस का कोई ओर छोर नहीं होता, कोई आदि अंत नहीं होता। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जीएस का आदि भी होता है, अंत भी होता है। ठीक है, जीएस भी कोई ऐसा नहीं है खलीफा, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत है। अभी तक हम उसको रटते हुए आए, ये दिक्कत है हमारे साथ एक्चुअली। अगर हम उसे पढ़ते, ठीक है, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर एक बार आप पढ़ लिए, ठीक है, तो फिर आपको कभी ये कहने का मौका मैं नहीं दूंगा कि सर ये समझ में नहीं आती, ये दावा है। ठीक है सर, आइए, तो ये धरातल है, ठीक है, ये है आपका पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, और ये है आपका विषुवत-रेखीय क्षेत्र, इक्वेटर। तो ये आपका विषुवत-रेखीय क्षेत्र, ये आपका विषुवत-रेखीय क्षेत्र इक्वेटर है, विषुवत-रेखीय क्षेत्र वो आपका ध्रुवीय क्षेत्र पोलर रीजन। ठीक है, अब हम क्या किए बच्चे, अब हम क्या किए, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हम धरातल से ऊपर की ओर उठे, हम धरातल से ऊपर की ओर गए। ठीक है, जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान लगातार गिरता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जा रहे हैं बच्चे, तो धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऊपर हुए, हमने देखा कि टेम्परेचर घट गया, और ऊपर टेम्परेचर और घट गया, और ऊपर गए टेम्परेचर और घट गया, और ऊपर गए टेम्परेचर और घट गया, और ऊपर गए टेम्परेचर और घट गया। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर लगातार घटता चला जाता है। तो ये विशेषता पता है किसकी होती है बेटा, ये विशेषता होती है ट्रोपोस्फियर की। ये किसकी होती है बेटा, विशेषता, हिंदी में बोले तो क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल की विशेषता होती है। तो क्षोभ मंडल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है, क्षोभ मंडल की सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि बच्चे यहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर लगातार गिरता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर गिरता है। ठीक है, यही बोला था ना मैंने, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिरता है, यही तो बोला था। तो जैसे जैसे हम बेटा धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे, हम धरातल से ऊपर की तरफ होते जाएंगे, और मान के चलिए कि हम कोई टेम्परेचर मापने का कोई एक यंत्र लेकर गए हैं अपने साथ, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, टेम्परेचर भी लगातार ऊंचाई के साथ घट रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल कहेंगे। इसी को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल, ये जो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर, अरे बोलो ना कि क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फियर है, ये ट्रोपोस्फियर हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है कि नहीं, अरे बोलो भाई, है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो जो ट्रोपोस्फियर है, जो क्षोभ मंडल है, ये हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर लगातार गिरता चला जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, टेम्परेचर लगातार क्या है, गिरता चला जा रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है। ठीक है ना, एक ऐसी स्थिति आएगी विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में, ठीक है, लगभग 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कि अब टेम्परेचर ऊंचाई के साथ गिरना बंद हो जाएगा, है ना। और ध्रुवीय क्षेत्रों पर ये जो स्थिति है बेटा, ध्रुवीय क्षेत्रों पर ये स्थिति हमको देखने को मिलेगी महज 8 से 10 किलोमीटर पर। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 से 10 किलोमीटर पर टेम्परेचर अब ऊंचाई के साथ गिरना बंद हो जाएगा। तो ध्रुवीय क्षेत्रों पे 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर टेम्परेचर अब ऊंचाई के साथ गिरना बंद हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर टेम्परेचर अब ऊंचाई के साथ गिरना बंद हो जाएगा। मतलब हम धरातल से ऊपर की ओर उठ रहे थे, ऊपर की ओर उठ रहे थे, ऊपर की ओर उठ रहे थे। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठ रहे थे, टेम्परेचर गिरता जा रहा था, जैसे जैसे ऊपर की ओर उठ रहे थे, टेम्परेचर गिरता चला जा रहा है। एक सीमा मिलेगी जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिरना बंद हो जाएगा। एक हमें सीमा मिलेगी जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होना, गिरना बंद हो जाएगा। उस सीमा को हम लोग कहेंगे सीमा भावी, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, क्षोभ सीमा कहेंगे। चलिए, देखा तुमने कैसी नेशनल न्यूज है हमारी सीमा भावी। चलो, कुल मिलाकर तो उसको क्या कहेंगे बच्चे, उसको हम क्षोभ सीमा कहेंगे, ठीक है। उसको हम ट्रॉप लेयर कहेंगे, क्लियर है। तो वो क्षोभ सीमा है आपकी, ट्रॉपो लेयर है, ट्रॉप लेयर है वो, तो वो क्षोभ सीमा आपकी यहां पर आपको देखने को मिल गई, क्षोभ सीमा। तो अब सवाल ये आएगा कि सर आप ये बताइए कि 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर कितना गिर जाएगा यहां पर। तो यहां पर जो टेम्परेचर गिरा 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वो लगभग गिरकर हो गया था -80 डिग्री सेल्सियस। कितना बेटा, -80 डिग्री सेल्सियस। 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर चुका था।
और यहां पर जो है 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय क्षेत्रों में वो टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में कम गिरा था, -45 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था, और विषुवतीय क्षेत्रों में वो 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर गिरकर, ठीक है, क्षोभ सीमा पर -80 डिग्री सेल्सियस हो गया था। लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर गए, अब टेम्परेचर बेटा ऊंचाई के साथ नहीं गिरेगा। अब यहां पर जब हम जाएंगे तो टेम्परेचर ऊंचाई के साथ गिरेगा नहीं, और ना ही बेटा टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ना टेम्परेचर ऊंचाई के साथ गिरेगा, ना टेम्परेचर बेटा ऊंचाई के साथ बढ़ेगा। सबसे बड़ी खासियत क्या है मेरे प्यारे मुन्ना, कि टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो है ना, ठीक है ना, कुल मिलाकर अब हमें जाना यहां से है, ये 0 किलोमीटर है, जाना हमें यहां से है 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितना? 20 किलोमीटर। तो यहां से हमें 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना है। अगर क्षोभ सीमा 16 किलोमीटर पे बन गई तो लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना है। अगर क्षोभ सीमा 17 किलोमीटर पे बन गई तो लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना है। और अगर क्षोभ सीमा 18 किलोमीटर पे बनी है, अगर क्षोभ सीमा कितना, अगर क्षोभ सीमा 18 किलोमीटर पे बनी है तो लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना है। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं सारी चीजें, आई एम रिकॉलिंग अगेन, सारी चीजों को मैं फिर से रिकॉल करता हूं, ठीक है, दोबारा से मैं सारी चीजों को बोलता हूं, ठीक है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तापमान लगातार ऊंचाई के साथ गिरता चला जा रहा है, और जब तापमान लगातार बेटा धरातल से ऊपर की ओर जाने पर ऊंचाई के साथ लगातार गिरता चला जा रहा है, तो वह 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर, ठीक है ना, गिरना बंद हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्रों में, और ध्रुवीय क्षेत्रों में वह 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर गिरना बंद हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद अब नहीं गिरेगा। तो मतलब है कि एक सीमा बन गई, जिस सीमा से ऊपर अब टेम्परेचर ऊपर जाने पर नहीं गिर रहा है, इसको क्षोभ सीमा कहेंगे। क्षोभ सीमा पर ध्रुवीय क्षेत्रों में टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस होगा, और विषुवतीय क्षेत्रों पे -80 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना? 80 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद, ठीक है, विषुवतीय क्षेत्रों में, चाहे बेटा ध्रुवीय क्षेत्रों में, जब हम धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो यहां पर टेम्परेचर ना तो ऊंचाई के साथ गिरेगा, ना टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ेगा। तो टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर ना ऊंचाई के साथ गिर रहा होगा, ना टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ रहा होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर समान तापमान है, इसलिए तो बेटा हमने इसको समताप मंडल बोला, इसलिए हमने इसको स्ट्रेटोस्फियर बोला, इसलिए तो हमने इसको स्ट्रेटोस्फियर बोला, इसलिए हमने इसको समताप मंडल बोला। हमने इसको स्ट्रेटोस्फियर, हमने इसको समताप मंडल क्यों बोला? ठीक है, हमने इसको स्ट्रेटोस्फियर, हमने इसको समताप मंडल क्यों बोला? क्योंकि बेटा ना तो यहां पर टेम्परेचर ऊंचाई के साथ गिरता है, ना टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ना गिर रहा टेम्परेचर, मतलब ना घट रहा टेम्परेचर, ना बढ़ रहा। तो ना टेम्परेचर घट रहा है ना बढ़ रहा है, इसलिए भैया जी ये क्या है? ये स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल। इसलिए ध्यान रखना, वायुयान चालक यहीं पर वायुयान चलाना पसंद करते हैं। ठीक है, जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं बेटा, वायुयान होते हैं, वो यहीं पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ना तो टेम्परेचर घटता है ना बढ़ता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए भी बेटा जो, ठीक ना, पायलट्स होते हैं वो समताप मंडल में ही वायुयान चलाना पसंद करते हैं, समताप मंडल में ही वायुयान चलाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये समताप मंडल हुआ। लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल से ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम इस समताप मंडल से ऊपर गए यहां से, ठीक है, लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, एक हल्की सी लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, देखो। ठीक है, जैसे ही हम इस समताप मंडल से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम क्या पाएंगे बेटा, कि जैसे जैसे हम समताप मंडल से ऊपर की ओर गए, हम फिर से पाएंगे कि टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ने लग जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहां पर कि टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ने लग जाएगा। और ये जो टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ेगा, ये बेटा आगे आने वाले 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक, आगे आने वाली 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक का मतलब क्या है कि टोटल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, आगे आने वाले 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक का मतलब क्या है, टोटल नीचे से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेम्परेचर लगातार ऊंचाई के साथ बढ़ेगा। अब टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बेटा बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया बच्चे, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसे हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर, मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर कम होता है। ये साइन है, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। यहां पर क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है बेसिकली ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है। अब जब सूर्य से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो यहाँ पर रुक रहा है, ठीक है, यहाँ पर है वो सूर्य से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो यहाँ पर टेम्परेचर ऊंचाई के साथ इस वजह से बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ये आपसे पूछेगा ओजोन लेयर, लेकिन इसको भी हम बेसिकली समताप मंडल में ही कंसीडर करेंगे। मतलब
टोटल ओवरऑल हम बात करें तो क्षोभ सीमा से ऊपर और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्या है, हमारा समताप मंडल ही है, हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। हम इसको स्ट्रेटोस्फियर में ही कंसीडर करेंगे। किसमें? हम इसको स्ट्रेटोस्फियर में ही कंसीडर करेंगे। हम इसको किसमें, मैंने क्या बोला, हम इसको सर समताप मंडल में ही कंसीडर करेंगे। मेरी बात आई समझ में सबको? समताप मंडल में। अच्छा, फिर से जैसे हम ऊपर बढ़े 50 किलोमीटर से ऊपर, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के बता रहा हूं, टेम्परेचर फिर से ऊंचाई के साथ गिरने लग जाएगा। जैसे हम यहां से ऊपर गए, यहां से ऊपर जाने के बाद फिर से कमाल होगा और टेम्परेचर फिर से बेटा ऊंचाई के साथ गिरने लगेगा। टेम्परेचर ऊंचाई के साथ गिरने लगेगा। और जो टेम्परेचर ऊंचाई के साथ गिरेगा बच्चे, ये कहां तक गिरेगा? तो 50 किलोमीटर से और ऊपर 30 किलोमीटर तक। अगर 50 किलोमीटर से और ऊपर 30 किलोमीटर तक का मतलब क्या है बेटा? टोटल 80 किलोमीटर तक। ओवरऑल कितना बच्चे? 80 किलोमीटर तक, ओवरऑल 80 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी मध्य मंडल। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको हम हिंदी में कहेंगे मध्य मंडल। तो ये हमारा ट्रोपोस्फियर है, हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, और ये हमारा कौन सा है सर? ये हमारा मीजोस्फियर है। ये कौन सा है? मेजोस्फियर है या मीजोस्फियर है? ये मध्य मंडल है। इस मध्य मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है सर? इस मध्य मंडल में फिर से वही कांड होगा जो क्षोभ मंडल में होगा। क्या क्या होगा मध्य मंडल में? पूछो, बताओ क्या होगा मध्य मंडल में? तो सर मध्य मंडल में फिर से ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा, और बेटा टेम्परेचर इतना घटेगा कि ये वाली जो है ये मध्य सीमा है। ये क्या है? ये वाली मध्य सीमा है सर। इस मध्य सीमा पर जाकर, इस मीजो लेयर पर जाकर टेम्परेचर घटकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमारे पूरे वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर मध्य सीमा पर पाया जाता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट नोट करो कि हमारे वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर कहां पर पाया जाता है? मध्य सीमा पर पाया जाता है। क्लियर हुआ बात? मैं लिख देता हूं, वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर मध्य सीमा पर पाया जाता है। वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर मध्य सीमा पर पाया जाता है। सबसे कम टेम्परेचर मध्य सीमा पर पाया जाता है। ठीक है सर, तो वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर जो है वो मध्य सीमा पर पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, हमारे वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर किस पर है बेटा? मध्य सीमा पर है। फिर से बोलो, हमारे वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर किस पर है? ठीक है ना, मध्य सीमा पर है। मध्य मंडल में क्या है? मध्य मंडल में फिर से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। अब जब हम इस मध्य मंडल से ऊपर जाएंगे तो हमें बहुत ऊपर जाना है मध्य मंडल से, और मध्य मंडल से हमें उतना ऊपर जाना है कि ओवरऑल हमको धरातल से बेटा 640 किलोमीटर ऊपर जाना है। कितना? 640 किलोमीटर। तो यहां पर हमारा आइनोस्फीयर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? आइनोस्फीयर हमें देखने को मिलेगा। आयन मंडल, आयन मंडल। इसको आयन मंडल क्यों कहते हैं बेटा? नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये आयन मंडल क्यों है? इसको हमने आयन मंडल क्यों कहा? तो हमने इसको आयन मंडल इसलिए बोला क्योंकि यहां पर विद्युत आवेशित गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसें हैं, तो यहां पर विद्युत आवेशित गैसें पाई जाती हैं। यहां पर विद्युत आवेशित गैसें पाई जाती हैं, आवेशित गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर विद्युत आवेशित गैसें पाई जाती हैं। किसमें सर? आयन मंडल में। और इन गैसों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये जो आयन मंडल में विद्युत आवेशित गैसें हैं सर, इन गैसों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है बेटा, विद्युत आवेशित गैसों से, कि ये जितनी भी रेडियो तरंगें जो धरातल से भेजी जाती हैं, ये सभी को परावर्तित कर देती हैं। ठीक है ना, तो धरातल से भेजी गई सभी प्रकार की तरंगों को, रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती हैं। धरातल से आने वाली सभी प्रकार की रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। परावर्तित कर देती है। ठीक है सर, तो धरातल से जितनी भी प्रकार की रेडियो तरंग आएंगी, चाहे उनकी बेटा फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कुछ भी हो, तो उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कुछ भी हो, ये सबको क्या कर देंगे बेटा? परावर्तित करके दोबारा से धरातल पे भेज देंगे कि तुम जहां से आई हो, तुमको हमने वहीं पे भेज दिया, जाओ। ठीक है, और इसके बाद जो है आयन मंडल के बाद फिर होगा बेटा, ठीक है ना, एक्सोस्फियर।
आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। ये जो बहिर्मंडल है बच्चे, बहिर्मंडल का मतलब ये है कि अब आप ये मान के चलिए कि ये बहिर्मंडल 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, स्पष्ट है, क्लियर, बिल्कुल 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वैसे तो ये 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसें हैं, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसें हैं। उसके बाद फिर कुछ नहीं है, उसके बाद निर्वात है, उसी निर्वात को हम अंतरिक्ष कहते हैं। फिर किसी भी गैस की कोई मात्रा नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। तो वो पूरी तरह से फिर क्या हो गया, वह निर्वात हो गया, वो अंतरिक्ष हो गया, ठीक है, वैक्यूम हो गया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैं क्षोभ मंडल पे आपको लेकर आऊंगा। ये जो क्षोभ मंडल है बेटा, इस क्षोभ मंडल में जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, सारी की सारी वायुमंडलीय घटनाएं, ये ध्यान रखना, जो बच्चा नोट्स बनाता है सुनना, समस्त वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा छोटा करता हूं और लिखता हूं, बेटा समस्त वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ध्यान रखना। मैंने लिखा यहां पर, सारी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, यहीं पर होती हैं समस्त वायुमंडलीय घटनाएं। जैसे आप बोलेंगे सर क्या क्या, एटमॉस्फेरिक इंसिडेंट्स कौन कौन से, कौन कौन से वायुमंडलीय कॉजेस हैं, कौन कौन सी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, तो मैं बताता हूं बेटा। जैसे कि रेनिंग, वर्षण या रेनफॉल, वायुमंडल, ठीक है ना, मैं जितनी भी बेटा वर्षा हो रही है वह क्षोभ मंडल में हो रही है, क्षोभ मंडल से ऊपर बादल नहीं बनते, ठीक है। तो बादलों का बनना हो, ठीक है, बादलों से होने वाली वर्षा हो, क्षोभ मंडल में होगी। जो कोहरा होगा क्षोभ मंडल में होगा, जो कुहासा आएगा वह क्षोभ मंडल में आएगा, जो पाला पड़ेगा वह क्षोभ मंडल में पड़ेगी, जो ओस पड़ेगी वह क्षोभ मंडल में पड़ेगी, जो चक्रवात आएंगे वो क्षोभ मंडल में आएंगे। बेटा जो भी होगा वो हमारे क्षोभ मंडल में ही होगा, हम ही मरेंगे यार, ठीक है, जो भी होगा सब यही होगा। ठीक है, तो जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होंगी बेटा, समस्त वायुमंडलीय घटनाएं किसमें होंगी, ठीक है, यहां पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। क्लियर है, एक बार सभी, ठीक है, थम्स अप कर दो। चलिए, लव यू ऑल बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।